आज से करीब 4-5 साल पहले एक जान पहचान के दोस्त कह सकते हैं ने मुझे सजेस्ट किया था कि एक शो है मनी हाइस्ट जो मुझे देखना चाहिए। उस वक्त तो मैं नहीं देख पाया। रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया उसे देखना। um, और मैं स्पेन के बारे में सोच रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्पेनिश शो है और पूरा स्पेन में बेस्ड है। जो उसकी स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरीके से है जिसमें कि आपको स्पेन के बारे में थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन शायद मिले। इस सिलसिले से जुड़ी हुई एक चीज़ जिसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम पे एक क्वेश्चन था मेरे दिमाग में और मैं सोचता रहता था वो है, और वो ये है कि मॉडर्न डे, जो मॉडर्न साइंटिफिक डे है या एरा है, जो भी आप कह लो, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि ट्वेल्थ सेंचुरी में मैग्ना कार्टा साइन हुआ, राइट। ट्वेल्थ या उसको 13th भी कह सकते हैं, कैसे अब क्या हो। जो मॉडर्न ह्यूमन राइट्स के जो वर्जन है मैग्ना कार्टा, वो साइन होता है, ठीक है। सॉरी 14th सेंचुरी में, 1300 समथिंग में, आई थिंक 1200 में, सॉरी मेरी मेमोरी इस वक्त साथ नहीं दे रही। जो भी है, मैग्ना कार्टा साइन होता है और उससे पहले तक का वक्त जो है वो ये माना जाता है कि डार्क एजेस है यूरोप में, राइट। और उसके बाद एक साइंटिफिक एज की शुरुआत होती है। उसमें बड़े बड़े थिंकर और इन्वेंटर, आर्टिस्ट, लियोनार्डो विंची का नाम लाइक काइंड ऑफ हेड उसे एक तरीके से माना जाता है रेनेसांस का। इस पूरे प्रोसेस को, जो डार्क एजेस से एक साइंटिफिक थिंकिंग की तरफ बात आई, इसे रेनेसांस कहा जाता है। फ्रेंच का वर्ड है जिसका मतलब रीबर्थ होता है बेसिकली। तो ये तो रही सोच की बात, बट अगर आप देखो यूरोप ऑन इट्स ओन, यूरोप कुछ खास संसाधन प्रोवाइड नहीं करता। यूरोप के सबसे अमीर एरियाज़ जो जो थे इस वक्त तक, वो थे इटली का जो कोस्टल एरिया है, जेनोवा, वेनिस, ये सारे थे मर्चेंट सिटीज़ थे। इन ये लोग ट्रेड करते थे और इनके पैसे ट्रेड से आते थे। इसके अलावा जो सेंट्रल यूरोप है, जर्मनी वगैरह, यहाँ पे लोहा वगैरह, स्टील वर्क वगैरह काफ़ी होता था, लोहा निकलता था यहाँ से, अभी भी शायद निकलता है। बट ओवरऑल बहुत ज़्यादा संसाधन प्रोड्यूस नहीं, खाना भी इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते कि पूरी दुनिया को भेज सकें। इतना ही करते कि मतलब उनका अपना काम चल सके। हम अभी 12th सेंचुरी 13th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आना एक अलग बात है, एक सोच का रेवोल्यूशन आना एक अलग बात है, लेकिन उसका फाइनेंस कैसे होगा ये एक अलग बात है। अच्छा, ये यूरोप का जो वेस्टर्न मोस्ट हिस्सा है कॉन्टिनेंटल यूरोप का, उसको आइबेरियन पेनिनसुला कहा जाता है। आइबेरियन पेनिनसुला वो एक हिस्सा होता है ज़मीन का जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो और एक तरफ से ज़मीन से जुड़ा हो। और आइबेरियन पेनिनसुला में 2 कंट्रीज़ आती हैं, पोर्चुगल और स्पेन। और स्पेन और पोर्चुगल आप कह सकते हो कि ओजी कंट्रीज़ हैं जो टर्म है। उसका रीज़न ये है कि आज के समय भले ही पोर्चुगल और स्पेन की कोई ख़ास दुनिया के बड़े हिस्से में कोई औकात ना हो, लेकिन स्पेन की वैल्यू आप इस चीज़ से समझ लो कि जितनी स्पेनिश स्पेन में नहीं बोली जाती, उससे कई गुना ज़्यादा स्पेन के बाहर बोली जाती है। स्पेनिश दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज है आफ्टर मैंडरिन चाइनीज़। इवन दो की सबसे बड़ा एम्पायर ब्रिटिश लोगों का था। तो ये ओजी कंट्रीज़ हैं बेसिकली। सेम पोर्चुगल के लिए तो और हंसी की बात है, इवन दो आइबेरियन पेनिनसुला के सदर्न और सेंट्रल पार्ट पे ऑलमोस्ट 14वीं शताब्दी तक, लगभग 8वीं से 14वीं, 9वीं से 14वीं, 500-600 साल का जो टाइम बनता है, 700 साल का, इस दौरान अरब सल्तनत थी एक उमैयद, उनका शासन रहा। पोर्चुगल फिर भी एक कह सकते हैं कुछ हद तक एक आज़ाद रियासत थी, आज़ाद राज्य था। तो उसकी बड़ी हम एक थोड़ा सा, बीइंग एन इंडियन, हम एक थोड़ा सा उनके प्रति ग्रज रखते हैं क्योंकि जो हमारी हिस्ट्री है। बट बड़ी इंटरेस्टिंग और लाइक क्यूरियोसिटी पैदा करने वाली स्टोरी है इन कंट्री की, स्टोरी लाइन अगर आप एज ए कंट्री देखो इन ग्रुप्स को। तो हुआ क्या कि 18th सेंचुरी में
तो बेसिकली अरब्स, उमैयद एम्पायर था अरब्स का, जिसका कब्ज़ा था ऑलमोस्ट पूरे स्पेन पे, नॉर्थ का कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाए तो, और बहुत बड़े हिस्से पे पोर्चुगल के भी। अरागोन और कास्टील नाम के दो छोटे, आज के ज़माने में स्पेन के दो स्टेट्स मान लो, उस साइज़ की दो रियासतें थीं, जिनके प्रिंस और प्रिंसेस की शादी आपस में हो गई। प्रिंसेस का नाम ईसाबेला था और फर्डिनेंड था प्रिंस का नाम। इन दोनों की शादी हो जाती है आपस में, और ये दोनों बड़े ही फैनेटिक किस्म के, मतलब इन्हें नेगेटिव सेंस नहीं, अपने एंड से, हाँ नेगेटिव, आपका देखने का तरीका है, आप नेगेटिव भी मान सकते हो, पॉजिटिव भी मान सकते हो, पर ये एक्सट्रीम रिलीजियस थे। कैथोलिसिज्म के प्रति इनका बहुत तगड़ा डिवोशन था, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम खाली करेंगे पूरे के पूरे आइबेरियन पेनिनसुला से जो नॉन क्रिश्चियंस हैं उनको, और एक प्रोसेस का स्टार्ट हुआ, जिस प्रोसेस को कहते हैं रिकॉन्क्विस्टा। रिकॉन्क्विस्टा स्पेनिश का वर्ड है दोबारा से हासिल कर लेना है, दोबारा से जीत लेने के लिए। उन्होंने सेना अपनी इकट्ठी की। बास्क नेशन भी आता है उसी में ही, नॉर्दर्न स्पेन में बास्क नेशन आता है, जिसमें कि बास्क लोग हैं, जो कि जिनका ओरिजिन नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस और सदर्न इंग्लैंड का जो आइलैंड है उसके कुछ कुछ एरिया से माना जाता है। डिस्प्यूटेड है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि इतनी ज़्यादा हिस्ट्री में जब आप जाते हो तो एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो वो यहाँ से आ गए थे, नॉर्दर्न स्पेन में रहते थे। वो भी अपने आप में एक लाइक फाइटर प्रजाति मानी जाती है, अलग भाषा भी, बास्क अलग भाषा है उनका, पूरा कल्चर अलग है। तो इन सब ने मिल के बेसिकली जो उमैयद कैलिफेट थी, उमैयद कैलिफेट ही नाम था उसका, क्योंकि जो ओरिजिनल उमैयद कैलिफेट थी वो शुरू तो होती है सऊदी अरेबिया आज के समय का जो है उस अरेबियन पेनिनसुला से, लेकिन बढ़ते बढ़ते वो पहुंच गई स्पेन तक, आइबेरियन पेनिनसुला तक। उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरब में अब्बासाइड कैलिफेट एक थी, जिन्होंने अंदर के ही विद्रोह से जन्म लिया, और फिर उसने उस पूरे ओवरथ्रो कर दिया उमैयद को, और अगली कैलिफेट बन गई अब्बासाइड कैलिफेट। और अगर आपने इस्लामिक गोल्डन एज का नाम सुना है तो वो एक्चुअल में अब्बासाइड कैलिफेट के अंदर आया था। अब वो एक अपनी ही बड़ी कॉम्प्लेक्स, बड़ी लंबी, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पे बेस्ड स्टोरी है। कभी मौका मिला तो उस पर भी बात करेंगे। बट हुआ ये कि अब्बासाइड्स ने पूरे के पूरे उमैयद एम्पायर पे कब्जा कर लिया, एक्सेप्ट स्पेन, आइबेरियन पेनिनसुला में जो इनका कब्जा था। और वहाँ अब्बासाइड के हाथों सारा सब कुछ लुटने के बाद भी वो जो एरिया था, वो उस एरिया में उमैयद कैलिफेट ज़िंदा रही लगभग अगले 600 साल तक। तो एनीवे, तो 1400 में फिर ये डिसाइड करते हैं, इजाबेला और फर्डिनेंड, अरागोन और कैस्टील, ये दो इनकी रियासतें थी, इन्होंने इनको मर्ज कर लिया आपस में, एक ही रियासत बना दी, और खुद बन गए किंग और क्वीन। और इन्होंने फिर इन पे हमले करने शुरू किए अपने साउथ में जो उमैयद के कैलिफेट थे। अच्छा, 600-700 साल बाद तक क्या हुआ कि वो जो पूरी राजशाही थी वो कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स होता है ना कि कोई किंग होता है वो बहुत केपेबल होता है, फिर धीरे धीरे शांत पड़ जाते हैं, लाइक जैसे कि मौर्य एम्पायर है, ठीक है, चंद्रगुप्त जो था बहुत सही था, उसका पोता अशोक भी बहुत सही था। सही मतलब अग्रेसिव किंग्स थे ये लोग, या फिर बहुत ही केपेबल किंग्स थे, बट नेक्स्ट जनरेशन उतनी केपेबल नहीं होती, और धीरे धीरे जो एम्पायर होता है वो क्रम्बल हो जाता है किसी भी डिफरेंट रीजंस की वजह से। तो इनके हमलों की वजह से, जो क्रिश्चियन किंगडम्स थे, इनके हमलों की वजह से धीरे धीरे करके उन्होंने कर लिया, रिकॉन्क्वेस्ट पूरा कर दिया उन्होंने पूरे आइबेरियन पेनिनसुला को फ्री करा लिया। जो उमैयद एम्पायर थी उनसे उमैयद एम्पायर ख़त्म हो गई। और उसके अलावा उन्होंने सिर्फ रिकॉन्क्वेस्ट पॉलिटिकली नहीं किया, एम्पायर के थ्रू नहीं किया, उन्होंने ये भी बोला कि एक भी व्यक्ति जो क्रिश्चियन नहीं है, कैथोलिक नहीं है, और वो व्यक्ति कौन थे उस वक्त वहाँ पे थे बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम्स, ऑफ कोर्स, क्योंकि मुस्लिम एम्पायर था, और ज्यूज़ भी बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे रहते थे। तो इन दोनों को ही कन्वर्ट होना होगा कैथोलिसिज्म में, या निकल जाओ, जिसको जहाँ अगेन इस तरीके की जब लार्ज स्केल पे
इवेंट्स होते हैं, तो कुछ रूल होते हैं, बट वो कितने किस जगह फॉलो होते हैं ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा जोशीले जो होंगे, धार्मिक तो नहीं फनेटिक जो होंगे, वो कह रहे होंगे या तो कन्वर्ट हो तो मरो, जबकि राजशाही का रूल ये है कि या तो कन्वर्ट हो या तो निकलो या तो मरो। तो बहुत बड़ी संख्या में शायद लोग मरे भी होंगे, बहुत बड़ी संख्या में लोग कन्वर्ट हुए। कई लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ऊपर से कन्वर्ट हो गए, बट अंदर से अपना फैमिली के अंदर पुराना रिलीजन ही फॉलो कर रहे थे। वो राजा वगैरह जो थे वो भी इतने बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने भी इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए कि कोई क्या सही में प्रैक्टिस कर रहा है कैथोलिसिज्म को कि नहीं कर रहा अपने घर में, इस चीज़ के लिए भी उन्होंने पूरी की पूरी, जैसे कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिश की हुई थी। तो बेसिकली ये स्टोरी है वापस क्रिश्चियन किंगडम बनने की, आइबेरियन पेनिनसुला की। जब वो क्रिश्चियन किंगडम बन गया, और ये बड़े जल्दी हो गया था, कोई बहुत इनको टाइम नहीं लगा, इनको 30-40 साल में, उन्होंने शायद उससे भी कम समय में ये इन्होंने पूरा रेड मार दी जो ऑपोजिट अंपायर था उसकी, उमैय्यद्स की। तो उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद ये भेजने शुरू करते हैं एक्सपेडिशनरी शिप्स कह लो, जो कि बोथ एक एक्सपेडिशनरी थी इन द सेंस ट्रेड करने के लिए भी और हमला करने के लिए भी, क्योंकि वो नेवी भी थी और वो मर्चेंट नेवी भी थी, वो मिक्स होता था। एक ही जहाज़ पे हथियारबंद लोग भी होते थे और ट्रेड का सामान भी होता था और ट्रेडर्स भी होते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसा था ना कि जंगल का राज है, और उस वक्त में कि और अगर कोई हमला करता है, पायरेट्स बहुत ज़्यादा होते थे समुंदर में, आज भी होते हैं बल्कि, पर उस वक्त तो भरा होता था समुंदर पायरेट्स से। तो आप बिना सिक्योरिटी के चल नहीं सकते सामान लेके बेसिकली, वरना लुट जाओगे और कत्ल हो जाओगे, और या गुलाम बना लिए जाओगे और गुलामों की मंडी में बेच दिए जाओगे। तो जब उन्होंने एक्सपेडिशनरी भेजनी शुरू की, तो कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जैसे इटली वगैरह, इटली ग्रीस, जो कि लंबे समय से, हज़ारों सालों से सी फेयरिंग नेशंस रहे हैं, और इनके जो इंजीनियर्स थे, इनके जो नेविगेटर्स थे, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त टैलेंटेड, जनरेशनल नॉलेज, वेल्थ ऑफ नॉलेज था इनके पास, और टैलेंटेड भी ऑफ कोर्स होते थे। आज के टाइम पे भी रोमन एम्पायर पूरा का पूरा, यार, रोम एक सिटी ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया। उस वक्त की दुनिया ही थी वो, बेसिकली दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, हज़ारों सबसे बड़े लंबे टाइम तक रहा। तो कोई बात होगी वहाँ के लोगों में, कुछ ह्यूमन टैलेंट होगा वहाँ पे अवेलेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी बड़े बड़े सी एक्सपेडिशनर्स हैं जिनका दुनिया टॉप पे दुनिया में आज तक, कोलंबस सबसे ऊपर नाम आता है, वो इंसान कैसे थे, क्रूअल थे ये वो तो भाई देखो, वो हम जज नहीं कर सकते, उनका टाइम था, जो भी हुआ होगा, उनकी लाइफ हमने नहीं जी, हमें नहीं पता, बट उनके अचीवमेंट्स का हम आज भी फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस हिसाब से देखना चाहिए चीज़ों को, मेरे ओपिनियन में। कोलंबस इटालियन था, बट वो एक्सपेडिशन पे गया स्पेन के झंडे के लिए, क्योंकि देखो एक एक्सपेडिशनर है, राइट, और या एक्सप्लोरर है बेसिकली, एक्सपेडिशन सही शब्द नहीं है, एक्सप्लोरर है, और उसे जाना है एक्सपेडिशन पे। अब शिप कहाँ से लाएगा, और एक शिप से इस तरीके के जो एक्सपेडिशन से वो नहीं किए जाते, मल्टीपल शिप्स जाते हैं कि अगर डूबने का खतरा आ गया, तूफान आ गया, तो शायद एक में रेस्क्यू वगैरह हो जाए आसपास से। तो खुद तो भाई नॉर्मल इंसान के पास तो इतने पैसे हैं नहीं, छोटा मोटा ट्रेडर भी होगा तो भी इतने पैसे नहीं होंगे। तो जो गवर्नमेंट्स होती थी उस टाइम की, वो उनके पास ये लोग प्रपोजल लेके जाते थे, और वो गवर्नमेंट्स फिर उन्हें ग्रीन फ्लैग देती थी या नहीं देती थी, जो भी है। तो गवर्नमेंट के पास जाता है वो स्पेनिश किंग के पास, और यही है स्पेनिश किंग उस टाइम पे भी, इज़ाबेला फर्डिनेंड, और ये उसको कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ एक्सपेडिशन पे। और वो एक्चुअली वो इंडिया खोजने निकल रहा था, हम सबको वो स्टोरी पता ही है। तो पर कोई ये नहीं पूछता कि इंडिया खोजने कोलंबस निकला था उसको भेजा किसने था, उसको भेजा था इन्होंने, इज़ाबेला फर्डिनेंड ने, या स्पेनिश किंगडम ने। कोलंबस खुद, जैसा कि मैंने कहा, इटालियन था। तो वो निकलता है लेने के लिए, और वो पहुंच जाता है अमेरिका। जब वो पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारी स्टोरी चलती है। पहले वो पहुंचते हैं करीबियन में, फिर वो पहुंचते हैं मैक्सिको के तट के ऊपर। एक कोर्टेज नाम का कैरेक्टर है जो कि
कहा जाता है कि 1000-1500 लोगों के बल पे उसने पूरे के पूरे एस्टेक एम्पायर को, जो कि सबसे बड़ा एम्पायर था न्यू वर्ल्ड में, न्यू वर्ल्ड मतलब नॉर्थ और साउथ अमेरिका को, उसने हरा दिया। जो कि अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगेन कभी डिटेल में उस पर भी बात करेंगे। आज के टाइम पे जहाँ मैक्सिको सिटी है, वहाँ एक सिटी होती थी, उसका नाम था टिलोच टेटलान। और एस्टेक एम्पायर, जो कि मैक्सिको का जुड़ा एम्पायर था, आज के टाइम का मॉडर्न मैक्सिको का, उनका कैपिटल था वो शायद वो। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अपने टाइम में वो दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी को नोन भी नहीं था उससे पहले। और वो इतना बड़ा शहर क्यों था? क्योंकि उनकी बहुत अच्छी खेती वगैरह, वट एक डिटेल है। तो कॉर्टेस पहुंचता है वहाँ, वो कब्जा वब्जा कर लेते हैं। अब क्या होता है, मैक्सिको से या नॉर्थ अमेरिका से इन जनरल, कैरिबियन के द्वीप वगैरह से बहुत बड़ी संख्या में पोर इन होना शुरू होता है गोल्ड, सिल्वर। तो वहाँ से उनको प्रीशियस मेटल्स आने शुरू होते हैं, ये चीज़ें आनी शुरू होती हैं। और उस चीज़ का फिर इंडिया चाइना के थ्रू ट्रेड होना शुरू होता है। ये ट्रेड तो खैर चल ही रहा था हज़ारों साल से, रोमन्स के टाइम पे भी ट्रेड हो रहा था इंडिया और चाइना के साथ, या इस एरिया के साथ बेसिकली। बट अब उनके पास पेइंग कैपेसिटी सडनली बढ़ गई। तो फिर वहाँ से वो जो 1400-1500 में जो न्यू वर्ल्ड का खोज हुई, वहाँ से उनकी फाइनेंशियल हालत बेसिकली, आप ये लगा लो एक नॉर्मल बंदा है जिसको सडनली एक फैक्ट्री मिल जाती है और वो फैक्ट्री चर्न आउट करना शुरू करती है प्रॉफिट, और वो वहाँ से उसको सिचुएशन उसकी बेटर होती है, काइंड ऑफ इस तरीके से सोचो। और वहाँ से फिर यूरोप एक्चुअल में धीरे धीरे अमीर होना शुरू हुआ। पहले भी ठीक ही था। ये लोगों को हमारे यहाँ गलत फहमी है कि जब तुम्हारे पूर्वज गुफा में बैठे थे तो हम ये कर रहे थे। ऐसा नहीं है। 2000 साल पहले भी दुनिया की सबसे ताकतवर एम्पायर यूरोप में से ही थी। रोमन एम्पायर दुनिया की सबसे पावरफुल एम्पायर है। पर्शियन कहते हैं कि हमारी एम्पायर सबसे पावरफुल है, बट रोमन एम्पायर ऑलमोस्ट अगर आप हर चीज़ में भी करोगे, फॉर एग्जांपल रोमन एम्पायर का एक हिस्सा या एक जनरल पूरे नॉर्थ अफ्रीका को संभाल रहा है। पूरे ये जो बैक्टीरिया का एरिया है, अजरबैजान कह रहा हूँ, अफ़गानिस्तान और ये ऊपर तुर्कमेनिस्तान वगैरह का जो एरिया बनता है बैक्टीरिया का, इसको संभाल रहा है। तो आप उस एम्पायर का वो सोचो एक्सटेंट क्या होगा। पूरे के पूरे मेडिटेरेनियन को कब्जा किया हुआ है, या फिर उस पर उनका रूल चलता है। तो पर वहाँ से बीच में जो डार्क एजेस आई, उनके कारण जो भी उनकी हालत हुई, उसके बाद दोबारा से एक तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आ गया उनके पास, और दूसरा उनके पास आ गया पैसा। और उस पैसे ने फिर फर्दर फ्यूल किया कंटिन्यूस वॉरफेयर को। एक उसके 300-400 साल बाद कॉलोनियलिज्म का एक नया वो आ गया। कॉलोनियलिज्म क्योंकि 17th-18th सेंचुरी की पैदावार है। पर जो इनकी जो एक्सपीडिशनरी फोर्सेस थी, और आई डोंट नो कि आप उसको क्या कहोगे, जो इन्होंने साउथ और नॉर्थ अमेरिका में किया, उसको मैं कॉलोनियलिज्म नहीं इन द सेंस कह सकता, क्योंकि बेसिकली अगर वो कॉलोनियलिज्म है फिर तो फिर उससे पहले जो इधर हो रहा था एशिया में, इंडिया में, फिर मुगल्स का भी कॉलोनियलिज्म माना जाएगा। सब कुछ कॉलोनियलिज्म के अंदर आ जाएगा। कॉलोनियलिज्म एक स्पेसिफिक इवेंट है, या एक स्पेसिफिक सीरीज़ ऑफ इवेंट है जो 18th सेंचुरी में शुरू होता है। तो जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में जो यूरोपियंस ने किया है, फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश हो चाहे स्पेनिश पोर्चुगीज़ हो, उसको कॉलोनियलिज्म के उस ब्रैकेट में आई थिंक मैंने नहीं रखता, और टेक्निकली वो आता भी नहीं है उसमें। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न डे की शुरुआत, या मॉडर्न डे में आज हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिन प्रोटोकॉल्स के अंडर हम जीवन जी रहे हैं, कंट्रीज चल रही हैं, इनकी शुरुआत होती है टू सम एक्सटेंट 12th सेंचुरी के मैग्ना कार्टा के साथ, और उसके बाद जो साइंटिफिक रेनेसांस आता है उसके साथ। बट उसको फ्यूल किस चीज़ ने किया? उसको फ्यूल किया न्यू वर्ल्ड के डिस्कवरी ने, और उससे आए हुए पैसे ने, और उसका बीज या उसकी शुरुआत उन लोगों ने की जो ये क्रिश्चियन किंगडम था इजाबेला फर्डिनेंड का। अब क्वेश्चन मैं अपने आप से ये हमेशा पूछता था कि यार ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इस शेप में है, इस रूप में है, ऐसा क्यों है? इसका एक ओरिजिन पॉइंट अगर मुझे ढूंढना हो, स्पेसिफिक ओरिजिन पॉइंट, तो ओरिजिन पॉइंट कहाँ होगा? और मेरे पर्सनल ओपिनियन में, और अगेन मैंने इस पूरी स्टोरी में कहीं से भी कोई मोरल जजमेंट नहीं दिया है, कोई
सिविलाइजेशनल सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी कुछ भी नहीं, हम सिर्फ एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से मोस्ट प्रोबेबल लगता है कि मॉडर्न डे जो आज मॉडर्न वर्ल्ड इसमें है वो कौन सा टर्न की इवेंट है जिसकी वजह से चीज़ें आज इस रूप में हैं। अगर वो ना होता तो किसी और रूप में होती। वो मेरे हिसाब से लगता है, मुझे लगता है कि इज़ाबेला फर्डिनेंड की जो शादी होती है, और वो शादी मोर लाइक एक बिजनेस या रिलीजियस डील भी थी, स्पिरिचुअल कह लो, जैसी भी डील भी थी एक तरीके की, क्योंकि उन्होंने वो शादी की ही इसलिए थी, उन्होंने अपने किंगडम्स को इकट्ठा किया ही इसलिए था क्योंकि उसका एक मकसद था आइबेरियन पेनिनसुला को रिकॉन्कर करना। और जो इज़ाबेला जो जो क्वीन है इसमें से, वो आई थिंक इनको क्या तो कहा जाता है, क्रिश्चियन किंग्स नहीं, क्रिश्चियन मोनार्क्स या कुछ कहा जाता है इनको। अगर आप क्रिश्चियन मोनार्क लिखोगे उसका मतलब यही होगा बेसिकली। इज़ाबेला के बचपन के बारे में भी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं कि वो प्रेफर्ड नहीं थी, वो क्यों क्वीन बनी, बड़ी मुश्किल से बनी, कुछ खास इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो बनी थी क्वीन, कोइंसिडेंसेस जैसे कि आई मीन बेसिकली कोइंसिडेंसेस हुए। तो इन दोनों की शादी होना और अपने किंगडम्स को, अरागोन और कैस्टील को इकट्ठा करके लाइक एक कॉन्क्वेस्ट पे निकलना, मेरे हिसाब से ये दुनिया का टर्न की इवेंट है। और अगर आप किसी मुस्लिम स्कॉलर से बात करो जो कि हिस्ट्री में भी रखते हैं ज्ञान और थोड़ी मुस्लिम ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिक्स, मुस्लिम वर्ल्ड का क्या सीन है, अगर वो भी समझते हैं तो वो शायद आई डोंट नो कितना अग्री करेंगे, शायद कर जाएं अग्री, पर उनके लिए एक अच्छी दुख भरी शायद कह सकते हो दास्तान हो, क्योंकि इस पॉइंट से पहले दुनिया में जो सुपर पावर थी ना, यानी कि ओवरऑल सोल सुपर पावर थी, वो मुस्लिम किंगडम्स की थी, मुस्लिम एम्पायर्स की थी बेसिकली। 1400s में आई थिंक मंगोल एम्पायर के कुछ रेमिनेंट्स बचे होंगे, उनके हॉर्ड्स में डिवाइड हो गई थी वो, गोल्डन हॉर्ड, इल खानेट और डिफरेंट खानेट्स में डिवाइड हो गए थे, 4 खानेट्स में डिवाइड हो गया था मंगोल एम्पायर। चाइना का पूरा चाइना मंगोलिया वाले एरिया में एक अलग ही खानेट बन गई थी। तो उस इधर शायद वो हो रहा था। सेंट्रल एशिया में आई थिंक उस वक्त जो ममलूक वगैरह, सेंट्रल एशिया कह रहा हूँ, जो अरब वर्ल्ड है, मिडल ईस्ट जिसका नाम है, सेंट्रल एशिया में तो खैर मंगोल्स हो गए ना, मिडल ईस्ट में उस वक्त ममलूक्स वगैरह थे और ये सेल्जुक्स वगैरह थे। और इंडिया में उस वक्त टर्किक सुल्तान थे और मुगल्स से जस्ट पहले का सीन बन रहा था। हेमू वगैरह के टाइम की, हेमू तो खैर 1500 में आता है, तो उससे थोड़ा पहले की बात है, मतलब तुगलक वगैरह का टाइम चल रहा होगा शायद, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो कहीं पे भी आप ये सारा भी उठा के देखो ना, इल खानेट वगैरह भी जो है ना, जो वो मंगोल का भी जो इल खानेट वाला एरिया था, वो भी कन्वर्ट हो गए थे बाद में इस्लाम में। तो बेसिकली ये जो एरिया थे सबसे पावरफुल थे, ये जो मुस्लिम किंगडम्स थे ये सबसे पावरफुल थे, और आप ये भी कह सकते हो कि दुनिया की सबसे पावरफुल किंगडम्स थे, ये सुपर पावर्स थे बेसिकली। और इसी टाइम पे एक और इससे थोड़ा पहले बल्कि 1300 में एक और एम्पायर का जन्म होता है जो कि है ऑटोमन एम्पायर, जिसकी शुरुआत होती है लगभग साउथ ईस्ट टर्की के आसपास कहीं पे, और वहाँ से वो फिर एक सुपर पावर के रूप में वो भी निकल के आ गया। तो ये लोग बड़े पावरफुल थे इस टाइम तक, पर यहाँ जो ये सीरीज ऑफ थिंग्स शुरू हुए, इसके बाद भी 200-300 साल तक पावरफुल रहे हैं। उसके बाद होता ये है कि एक तो यूरोप साइंटिफिकली इनसे बहुत आगे निकल जाता है, और यूरोप उस मॉडर्न वर्ल्ड को जन्म देता है जिसमें हम आज रहते हैं। और अमेरिका जो कि फिर बाद में 1776 में एक अपनी ही कंट्री बन गया, अपनी ही एक पावर बन गया, हालांकि उसने असर्ट अपने आप को बहुत बाद में 1800 के मिड में आके करना शुरू किया है। वो जब उनकी सिविल वॉर होती है और वो फिगर आउट कर लेते हैं अपनी कंट्री को ओवरऑल पूरा, उसके बाद से पहले ये लोग ट्रेड में आगे निकल गए इनसे, और साइंटिफिक उसमें आगे निकल गए जो मुस्लिम अम्पायर्स थे। और उसके बाद फिर वो 1700s के आसपास आते आते फिर ये लोग फायर पावर में
वॉरफेयर में भी इनसे आगे निकल गए। अब पूरा इंडिया देख लो आप। खैर ब्रिटिशर्स के आने से पहले तो खैर इंडिया में तो काफ़ी सिचुएशंस चेंज हो गई थी, क्योंकि ये लोग आ गए थे, मराठा वगैरह का बहुत आ गया था, ऊपर नॉर्थ में सिख आ गए थे, दूसरी जगह जगह से भी इनके कुछ बंगाल में या हैदराबाद में कुछ कुछ एरियाज़ में जो थे जो, बट सेंटर में नाम के लिए ही सही, लेकिन झंडा मुगल ही लहरा रहा था सेंटर में, चाहे नाम के लिए ही सही हो। चाहे जो मुग़ल बादशाह है वो ट्रिब्यूट पे कर रहा हो मराठा किंग को, वो बात अलग है। पर अगर आप पेपर वर्क के हिसाब से जाओ तो मुगल्स के हिसाब से ट्रांसफ़र ये किसको हुआ? ब्रिटिश को हुआ, जो कि एक यूरोपियन पावर है। सेम इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी मुस्लिम कंट्री है, पावर डच के पास गई उनके पास से। मलेशिया में ब्रिटिश के पास, पूरा का पूरा ये जो इजिप्ट वगैरह है सारा ब्रिटिश के पास चला गया। इराक, सीरिया, ये ईरान को छोड़ के बाकी ये सारा एरिया, सऊदी अरब का भी सेंट्रल एरिया डेजर्ट है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उस वक्त तेल निकला नहीं था। तो सारा जो मिडल ईस्ट का जो केक वाला पार्ट है, मलाई वाला पार्ट है, वो तो सारा ब्रिटिश के पास चला गया। एक टर्की रह गया था बस ऑटोमन एम्पायर की शेप में। तो इन्होंने इनको अपने से पुरानी पिछली सुपर पावर को बेसिकली यूरोपियंस ने, जो कि मुस्लिम थे, उन्होंने ओवर पार कर दिया। अगर ये ना होता जो मैं टर्न की इवेंट बता रहा हूँ, तो फिर क्योंकि सुपर पावर कोई और थी जिसको इन्होंने रिप्लेस किया यूरोपियंस ने, तो दुनिया की शक्ल आज कुछ और होती। और इसलिए, और क्योंकि इन्होंने किया और उसके रिजल्ट में दुनिया आज जिस रूप में उसमें है, तो इसलिए मैं इसे एक टर्न की इवेंट मानता हूँ, जिसकी शुरुआत हुई इजाबेला और फर्डिनेंड की शादी से और उनके एम्पायर के कंसोलिडेशन से।